हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ नीट पे जी सीरीज में। मैं हूँ अर्पित नमः फ्रॉम ए फेवरेट फील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज की वीडियो में कुछ अपन पीएच से रिलेटेड कैलकुलेशंस के बारे में जानने वाले हैं, तो बिल्कुल अपने नोट्स को तैयार रखिएगा और पुराने नोट्स में भी उसमें से कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं, तो पुराने नोट्स को भी तैयार रखें, उसके आगे अपन नोट्स को बनाते रहें। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले एक तो रिलेशन देखेंगे, फिर पीएच के बारे में देखेंगे कि वो होता क्या है। चलो अब कुछ रिलेशंस के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, उसके लिए अपन को क्या समझना पड़ेगा। देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूं, जो H2O है ये कैसे टूटता है भाई, ये टूटता है आपका H प्लस में प्लस OH माइनस देगा। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका क्या लिखो, कंसंट्रेशन में दिखाओ कैसे ये टूट रहा है, इक्विलिब्रियम में बताओ। ठीक है, K बताओ इसका, K। ठीक है, तो K क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब H2O, ये हो जाएगा। यही लिखते थे अपन, के ऐसे ही बताते थे ना कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर इसके टर्म में क्या बोलूंगा मैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो K है वो क्या है आपका, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्लियर, तो मैं कांस्टेंट को बस इतना लिख रहा हूं, यहां तक सबको पता है। ठीक, और हम सभी को एक बात पता है कि H2O अगर प्योर है, ठीक है, लिक्विड की बात कर रहे हैं, और प्योर लिक्विड का क्या होता है, यूनिटी लेके चलते हैं अपन, कंसंट्रेशन है कि नहीं, तो वो कांस्टेंट हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो आप सभी ये सब चीज देख सकते हो बहुत अच्छे से कि ये पूरा का पूरा तो कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। कैसे है सर कांस्टेंट, भाई इसको अपन अगर लिक्विड फेस में कंसंट्रेशन ले रहे हो, मैंने आपको बताया था ना कि प्योर लिक्विड का ऐसा हो या फिर प्योर सॉलिड का, उन दोनों का जो वैल्यू आता है वो यूनिटी आता है, मतलब 1 लेके चलते हैं, तो कांस्टेंट हो गया वो तो। ठीक है, तो इसको ही अपन लिख देते हैं KW, या फिर आयनिक प्रोडक्ट बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि दो आयन का प्रोडक्ट हो रहा है इसको, ठीक है, इसलिए इसको आयनिक प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो KW का ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। ये इतना समझ में आ गया। ठीक, अब इसकी अलग अलग वेरिएशन होती है, ध्यान से समझना। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, इसको दो टेम्परेचर पे बता रहा हूं। अब अगर मैं बता रहा हूं एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 की पावर -14 होती है। क्लियर, और अगर एट मैं लेके चल रहा हूं, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया लगभग 90 और 91 पर 91 डिग्री कर दिया, तो यहां पर इसका जो वैल्यू है वो 10 की पावर -12 हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। पीएच समझना है, अगर पीएच स्केल के बारे में समझना है तो आपको इसके बारे में आना चाहिए। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, H2O है वो डिसोसिएट हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है H प्लस OH माइनस में। ठीक है, तो अपन ने उसका क्या लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर मैंने उसका वो लिख लिया, K लिख दिया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो K इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमको पता ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो KW हो गया वो। यहां तक क्लियर। अब KW की दो वैल्यू होती हैं, एक होती है 10 की पावर -14, एक होती है 10 की पावर -12। अब हमको पता है जब टेम्परेचर जो 1 है वो कम है किससे, टेम्परेचर 2 से, तो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो बढ़ता है, तो KW भी बढ़ेगा। याद है आपको एक एक्सप्रेशन की, नहीं याद है, मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, लॉग K1/K2 इज इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R। याद है ये वाली, याद है कि नहीं याद है, कंसंट्रेशन 1/T1 -1/T2, तो यहीं से तो निकालना है भाई सर। लेकिन हमें कैसे पता होगा कि ये जो H प्लस है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अरे थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहां पर ये जो H2O है, मैं ये बोल सकता हूं ये टूट रहा है, ठीक है, ये वाटर का डिसोसिएशन ही तो है, और अगर वाटर का डिसोसिएशन है तो मतलब भैया जो आपकी रिएक्शन है वो कौन सी हो गई, आपको देना पड़ेगा ना।
आपको एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके तो टूटेगा, और अगर देना पड़ रहा है तो वो रिएक्शन हो गई आपकी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक के लिए ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सही है ना यहाँ पे, सही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये, अब मैंने क्या बोला, T1 T2 छोटा बड़ा है, T2 अगर बड़ा है तो यहाँ पे 1/T1, T2 क्या होगा, छोटा होगा, रेसिप्रोकल में है वो, तो ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर K जो W1 है वो स्मॉलर होगा KW2 से, ठीक है। और हम सभी जान रहे हैं, देखो एक चीज बहुत अच्छे से, आसान सी चीज है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर माइनस में पावर बड़ी है मतलब उतना छोटी वैल्यू है, ठीक है, और अगर माइनस में पावर इसके कंपैरिजन में छोटी है तो ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे कि चलो बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं यहाँ पे, फिर मैं मिटा दूंगा, है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं लिख रहा हूं 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2, तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, जरा बताओ बताओ यहाँ पे। चलो इसको लिख के देख लेते हैं। 1/10 की पावर -2 मतलब 100, 1/10 की पावर -3 मतलब 1000। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0.1। ऐसे नहीं ये क्या लिखा है, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, इसको कैसे लिखे अपन, 0.1, यही तो आएगा, 1/100 है ना वो, 1/100 है वो। और इसको कैसे लिखूंगा मैं, 1 2 3 की पावर 1। कौन सा छोटा है, ये छोटा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी थी, ठीक है। तो समझ गए ना। तो यहां पर टेम्परेचर कौन सा बड़ा है, ये वाला ज्यादा बड़ा है, T2 बड़ा है T1 से, क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए तो अपन को इतना तो समझ में आ गया। अब एक और रिलेशन होता है जो आपको लग सकता है और लगेगा ही, तो मैं आपको वो बताता हूं, ध्यान से देखना ना, बहुत ईजी है वो वाला भी। अगर मैं क्या करूं, एक बेस को, ये बेस है ना, एक बेस को मैं पानी में डाल दूं, पानी पानी, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, क्योंकि बेस है सर तो ये H+ को एक्सेप्ट करेगा और BH+ बना लेगा और प्लस OH- निकल जाएगा। यही तो पॉजिटिव क्या होती है, तरीका होता है बेस का। इसने क्या करा, इसने देखो H+ को एक्सेप्ट कर लिया, और अगर कोई भी चीज H+ को एक्सेप्ट कर रही है, रिलीज नहीं कर रही, एक्सेप्ट कर रही है, तो वो बेस है, बिल्कुल सही, क्लियर। चलो तो अगर इसके लिए मैं लिखूं अब क्या, अपना इसके तरीके में KB लिख रहा हूं मैं, ठीक है, KB। चलो तो KB क्या हो जाएगा सर, कंसंट्रेशन ऑफ BH+, आगे कुछ नहीं तो ऊपर कुछ नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ OH-, आगे कुछ नहीं तो ऊपर कुछ नहीं। ये तो पता ना क्या बोल रहा हूं, आगे कुछ नहीं पीछे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। जिसने पीछे से चलते आ रहे हैं वो मेरे साथ, उनको पता है, कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये 1 है तो मैं इसको भी लिख सकता हूं। चलो अब ये क्या हो गया, जरा जल्दी से मुझे बताएंगे, क्योंकि कंजुगेट बेसिस और कंजुगेट एसिड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अगर ये बेस है, ठीक है, और इसने H+ अब एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। सर कैसे बन गया, चलो सिखाता हूं, इधर आओ। अगर अब मैं क्या करूं, इस BH+ को मैं पानी में डाल दूं तो क्या देगा ये मुझे, अब बताओ क्या देगा। अब ये इसके पास H+ ज्यादा है ना, तो ये मुझे देगा अब एक H+, तो अगर H2O के अंदर एक और H दे दोगे तो H3 बन जाएगा, O के ऊपर प्लस बन जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहां पर आपके पास क्या बच गया, BH तो इसने दे दिया, आपके पास बचा अब B और H। देखो इसने H+ दे दिया है, यहां पर सिर्फ B बचा, यहां पर सिर्फ B बचा। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अब यहां पर इसने एक्ट कैसे करा, एसिड की तरह, और अब ये बन क्या गया, ये बन गया आपका कॉन्जुगेट बेस बन गया। करके देख लो, अब इसको दोगे तो H+ ही रिलीज करेगा। अगर आप क्या करोगे, यहां पे कॉन्जुगेट बेस बन गया ना, ये वाला देखो, इसने H+ इसको दे दिया, यहां पे ये बन गया, ये वाला बना, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये बन गया, ये वाला, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस बन गया। करके देख लो, फिर से वही फॉलो कर लो, इसको यहां पे डाल दो, सेम हो जाएगा, ठीक। अब इसके लिए अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O
और कंसंट्रेशन ऑफ BH प्लस। ठीक है, यहां तक क्लियर? मस्त मजा आ गया, देखो ये वाला। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि इसको मैं 3 लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एसिडिक है, ये H प्लस कहां से आ रहा होगा? यहीं से तो आ रहा है, लिख सकते हैं, समझ लो। अब आगे अगर मैं Ka इंटू KB करूं, अब Ka इंटू KB, तो देखो मुझे क्या देखने को मिलता है, बहुत अच्छी सी चीज देखने को मिलेगी, अभी समझ में आएगा। देखो Ka का क्या है, ये है B, ये KB का है BH प्लस OH माइनस डिवाइड बाय B कंसंट्रेशन ऑफ H2O। इसमें उल्टा है, देखो H3O प्लस H3O और O प्लस बन जा H3O प्लस, ठीक है, प्लस मान लेना, डिवाइड बाय, यही लिख देते हैं। देखो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं डिवाइड बाय, ये क्या हो गया, इंटू B डिवाइड बाय H2O और BH प्लस, ये वाला। क्लियर? तो देखो ये BH प्लस से ये BH प्लस चला गया, एक H2O से दूसरा H2O चला गया, ये वाला जो B है ये ऊपर वाले B से चला गया, यहां पर जो B आएगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या एट लास्ट, K इंटू KB इज इक्वल टू बचेगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ OH और कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। और इसको ही मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ही मैं लिख सकता हूं KW। तो ये हो जाएगा आपके पास Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW। ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं, देखो ये होता है रिलेशन। अगर कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के लिए पूछ लिया तो यहां पर इसका जो सम है या फिर मल्टीप्लिकेशन है, सम नहीं, वो क्या होता है, KW के इक्वल होता है। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो कुछ नहीं करना था, बस आपको मल्टीप्लाई करना था। तो ये B कैंसिल आउट हो गया, ये H2O, एक H2O कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलो, और ये BH प्लस और ये BH प्लस दोनों ही अपोजिट में कैंसिल आउट, क्या बचेगा, OH माइनस और H3O प्लस बचेगा, बस, और कुछ नहीं बचने वाला आपके पास, और कुछ भी नहीं बचेगा। यहां पर अगर आपको लिखना है तो लिखो, वरना इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाती है वैसे भी कंसंट्रेशन में अगर बात कर रहे हो तो। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये जो है आपको एक रिलेशन लग सकता है, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अभी करके दिखाता हूं कैसे आता है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन कुछ यूं पूछा जाता है जो आपको दिख रहा है, देखो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। ठीक है, मतलब एक आपको एसिड के बारे में लगभग बताना है और एक OH माइनस के। एसिड बेस अपन बाद में करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। इसमें बताना है आपको कि भैया OH माइनस कितना होगा, H3O प्लस कितना होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर A वाला, कितना बताना है, 0.01, जिसको मैं और करके अगर ऐसे लिख दूं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10 की पावर -2 मोलर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। चलो अब ध्यान से देखना, H प्लस और Cl माइनस है, HCl अगर टूटेगा, ठीक है, क्या लिखा है देखो, एज्यूमिंग दैट HCl एंड NaOH आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड अंडर द गिवन कंडीशन। ठीक है, अगर ये टूट रहा होगा पूरी की पूरी तरह से तो H प्लस मिलेगा प्लस Cl माइनस मिलेगा, यही मिलेगा, है ना। चलो तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि HCl के अंदर इज इक्वल टू जितना HCl होगा उतने ही H प्लस होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही है ना, एक ही है ना। देखो अगर ये टूटेगा तो एक ही दे रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर ये 10 है तो यहां पे 10 मिलेगा, अगर यहां पर ये 20 HCl है तो 20 H प्लस मिलेगा। ठीक है, मतलब इक्वल इक्वल मिलेगा। फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाय चांस यहां पर H2SO4 होता तब भैया ऐसा नहीं करता मैं, तब मैं ऐसा नहीं लिखता कि जितना H2SO4 होगा उतना ही H प्लस होगा, तब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब अगर ये टूटेगा तो 2H प्लस देगा, 2H प्लस मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 लिखा हुआ है सामने, 3 लिखा होता 3 लिखते, 1 लिखा है तो 1 लिखा। समझ में आ गया? मतलब यहां पर जितना HCl टूट रहा था उतना ही आपका H प्लस बन रहा था। यहां तक क्लियर है? चलो तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, 10 की पावर -2 है। ठीक है, और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, KW होता है, इज इक्वल टू KW होता है। और KW की वैल्यू एट नॉर्मल टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर दिया है, 298, 298 मतलब कि 25 डिग्री ही है, तो यहां पर इसकी वैल्यू 10 की पावर -14 होती है भैया।
क्लियर हो गया? चलो तो बताओ। अब देखो भाई, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, कंफ्यूजन वहां मत, यहां क्रिएट मत कर लेना कि सर पीछे तो आपने H3O+ लिखा था, ये पीछे तो आपने क्या लिखा था, H3O+, ये वाला यहां पर H3O+ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो H3O+ लिखा था मैंने, ये है ना। तो सर यहां पर H+ क्यों आ गया, यहां पर H+ क्यों आ गया? अरे भाई यहां पर बात क्या है, पानी के अंदर ही है ना, पानी के अंदर ही तो है, तो ये क्या करता है ना, ये वाला जो O है अपने लोने पैर से इसको एक्सेप्ट करा लेगा, H3 हो जाएंगे, O+ बन जाएगा। तो बात एक ही है, मैं H+ लिखूं या H3O+ लिखूं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो तो यहां पर H+ की वैल्यू कितनी है, देखो H+ की अपनी है 10⁻², तो मैं लिखूंगा OH- का जो कितना आ जाएगा भाई, 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻12, तो ये 2, तो ये कितना जाएगा, 10⁻12 आ जाएगा OH- आयन का कंसंट्रेशन। क्लियर है? ठीक है, तो कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10⁻²। यहां तक क्लियर हो गया। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्या है, बी। यहां पर क्या देके रखा है वो, 0.05 मोलर NaOH, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 5 इंटू 10⁻² लिख दूंगा तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो तो अब इसको मैं लिख रहा हूं, एक NaOH जो है, क्योंकि ये बोल के रखे हैं ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो रहा है, तो NaOH अगर टूटेगा तो एक Na+ आयन मिलेगा और दूसरा OH- आयन मिलेगा। और मैं यहां पर ये चीज देख पा रहा हूं कि एक NaOH ने एक OH- दिया, तो अगर 10 NaOH होंगे तो 10 OH आयन मिलेंगे, और क्योंकि यहां पर 5 इंटू 10⁻² NaOH है, तो कितना OH मिलेगा हमें सर, मिलेगा OH- इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻²। कितना इजी कैलकुलेशंस हैं, अरे बहुत इजी है भाई, इसलिए तो कह रहा हूं इस चैप्टर में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है, इसीलिए इस चैप्टर को छोड़ के जाना नहीं है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब हम सबको अभी पता चला कि H3O+ और कंसंट्रेशन OH- इज इक्वल टू KW होता है, और क्योंकि टेम्परेचर उसने 298 देके रखा है, मतलब कि 25 डिग्री मतलब 10⁻14 लिख दो। OH का कंसंट्रेशन यू नो H3O+, OH का कंसंट्रेशन लिखेंगे 5 इंटू 10⁻² इज इक्वल, इंटू मत लगा देना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, H3O+ इज इक्वल टू, ये तो हो गया 10⁻12, तो 10⁻12 इंटू 1/5, 1/5 को मैं 0.2 लिख दूं। अरे देखो भाई 1/5 पॉइंट लगा, 0 आ गया 2, तो 0.2 और अच्छे से लिखना चाहते हो तो 2 इंटू 10⁻13, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों के दोनों चीजें आपके काम के हैं, ये दोनों के दोनों चीजें आपके काम के हैं। बिना इसके आप ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते, बिना इसके ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, भले रट के चले जाओ, वहां जाके भूल जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। क्लियर हो गया? एक चीज बस ध्यान रखना, क्या, एक तो अपना ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन ये, ठीक है, और दूसरा जो दिमाग एकदम रखना इस पर, 298 दिया है या टेम्परेचर उसने गड़बड़ी करी है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि अगर सर टेम्परेचर उसने इधर उधर कर दिया, 20 डिग्री भी बढ़ा दिया, 10 डिग्री भी बढ़ा दिया, तो क्या करेंगे, वो गिवन देगा आपको, वो ये नहीं कहेगा कि रट के आओ। लेकिन कुछ कुछ जो टेम्परेचर है, वो कुछ कुछ जो वैल्यू है वो आपको आनी चाहिए, जैसे कि ये वाली 10⁻14, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, 90 लगभग पहुंच जाएगा, तो 10⁻12 हो जाएगा वो, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है KW वैसे वैसे बढ़ता है। क्लियर हो गया? यहां तक मजा आ गया? चलो अब pH के बारे में जरा पढ़ते हैं। pH क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा, आप सभी जब लैब में जाते होंगे तो बोलते होंगे कि जाओ एक काम करो, वहां से लिटमस पेपर ले आओ। एक अलग टाइप का पेपर आता है जिसको आप अगर किसी भी पानी में डाल देते हो तो कुछ भी चेंज नहीं होता, पेपर पेपर जैसा दिखता है। अगर कुछ खट्टी चीज में डाल देते हो, एसिड में डाल देते हो,
तो आपको कैसा दिखता है भैया, वो तो रेड हो गया, बेस में डाल दिया तो ब्लू हो गया। तो वही होता है लिटमस पेपर, ठीक है। क्या चेक कर रहे होते वहां पे आप, पीएच। पीएच क्या होता है समझते हैं। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या बोलना चाह रहा है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन ही क्या होता है, पीएच होता है। पीएच को ऐसे शो करा जाता है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। चलो, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नेगेटिव पावर ऑफ विच 10 मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या बताना चाह रहा है, सिंपल सी चीज है, ये बताता है आपको H प्लस आयन कितने ज्यादा हैं। अगर H प्लस आयन ज्यादा हैं, ठीक है, तो 10 की जो पावर है वो क्या होगी, छोटी होगी बड़ी होगी। देखो यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, जैसे कि अगर मैंने आपको लिख दिया pKa, अगर मैं H को चेंज करूंगा ना ये वाला, तो ये वाला H भी आप चेंज कर देना, क्योंकि यहां पर मैंने pKa लिख दिया तो क्या लिखोगे, माइनस लॉग ऑफ Ka। अगर मैंने इसकी जगह पर OH लिख दिया POH, तो क्या लिखोगे, माइनस लॉग ऑफ OH, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब कि यहां पर आपको कुछ स्केल की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वहां पे बीच में आपका कुछ कुछ वैल्यूज आएंगे, आपको बताना रहेगा बेस है, एसिड है, ये सारी की सारी चीजें। अब वो वैल्यू जो है वो कौन कौन सी होती होंगी, ठीक है, तो चलो बताता हूं मैं। यहां पर अपन ने क्या निकाला था, KW इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक ऐसा स्केल होगा जो कि कैसा देखेगा, यहां से लेके यहां तक, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है 0 से लेके 14 तक जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पीएच स्केल बोल रहा है कि 25 डिग्री पर पीएच निकालना है, तो आपकी वैल्यू 0 से 14 तक आ सकती है, उसका बीच का पॉइंट क्या होगा, 7 होगा, ठीक, क्लियर। चलो और बताता हूं, अगर जहां पर आपसे बोल दिया कि आप 90 डिग्री पर दिखाओ, 90 डिग्री पर बताओ, तो यहां पर क्या होता है पता है, 10 की पावर माइनस 12 हो जाता है ये, ठीक है। तो आपका पीएच स्केल छोटा हो गया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा आपका पीएच स्केल छोटा हो गया, क्यों, क्योंकि KW की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो यहां पर आपका जो स्केल है वो 0 से लेके 12 तक होगा, और यहां पर बीच जो सेंटर होगा वो 6 होगा, ठीक है। 2 बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना अच्छे से। अगर आपसे किसी ने भी पूछ लिया, कोई भी हो, मैं भी पूछ सकता हूं कभी भी, कोई भी आपके हो सकता है पेरेंट्स भी पूछ लें कि बताओ, वो ऐसे नहीं पूछेंगे मगर पीएच से, ठीक है, टर्म से नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे खट्टा है कि एकदम कड़वा है, ऐसे पूछेंगे, ठीक है। सुनो कैसे बताओगे, क्योंकि ये 0 से लेके 7 तक क्या होता है, बेस होता है, और 7 से लेके 14 तक एसिड होता है। अगर कोई ऐसा बोल दे तो बोल देना बहुत ही खराब कॉन्सेप्ट है आपके, क्योंकि 0 से लेके 7 बेटा एसिड होता है, और 7 से लेके 14 तक आपका क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कोई भी चीज अगर आपको खट्टी लग रही है, जैसे सिट्रिक एसिड वाली चीज है, सिट्रस फ्रूट नहीं फ्रूट, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, थोड़ी सी एसिडिक होती हैं। जैसे कि आप नूडल्स खाते होगे तो विनेगर डलता है उसमें, विनेगर भी क्या होता है, एसिडिक होता है। कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है। अब बेस की बात करो, जैसे सोडा डल रहा है, कास्टिक सोडा डल रहा है, जितनी भी चीजें, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, जो भी हो, वो सारी की सारी बेस में गिरती हैं, ठीक है। तो याद रहे, बहुत अच्छे से याद रखना, 0 से लेके 7 तक एसिड, 7 से लेके 14 तक आपका क्या होता है, बेस होता है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, 7 न्यूट्रल होता है, 7 न्यूट्रल होता है। 7 से लेके 14 बोल दिया जाता है, लेकिन अगर 7 आ गया तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो 8 से लेके 14, या फिर 7.1 7.3 से लेके 14, ठीक है। यहां पर क्या होगा, 0 से लेके 6 तक एसिड होगा, और 6 से लेके 14 तक आपका बेस होगा। मैं आपसे वापस से बोल रहा हूं, अगर 6 आ गया तो न्यूट्रल है, यहां पर 7 आ गया तो न्यूट्रल है। 0 से लेके 6 में बस एक रेंज आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप
सेफ चलना है तो ऐसे लिखो 0 से लेके 5.9 तक आपका बेस है, एसिड है, और 6.1 से लेके 12 तक आपका बेस। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना बैठे तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वैल्यू न्यूट्रल होती है, ठीक है। जैसे अपना पानी हो गया, वो न्यूट्रल वैल्यू है, ठीक है। क्लियर, ये 6 का, ये 7 का, यहां पे सबको क्लियर है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा, ब्लड का पीएच क्या होता है? ब्लड का पीएच क्या होगा? ठीक है, इतना लिखो, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, आगे चलेंगे। चलो अब थोड़ा पीएच निकाल के भी देख लेते हैं अपना। मैंने पिछली बार HCl लिया था, इस बार H2SO4 लिया है, ठीक है। ध्यान देखना, कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ 0.03 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी है ये, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कई लोग कैसे करते हैं और सही क्या है, ध्यान से देखना। 0.003 दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी में है, और H2SO4 है, ठीक है। तो एक चीज तो सबको याद रहती है कि H2SO4 जो है वो 2H+ देगा, ठीक है, ये सबको याद रहता है। चलो, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, वो बताता हूं क्या। इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 10⁻⁻3, ठीक है। ये हो गया नॉर्मेलिटी, ठीक है। मुझे पता है कि H2SO4 अगर पानी में गया तो ये 3 क्या देगा? H3O+ देगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये H+ ही है, ओ ये 2 देगा, ठीक है, 2, क्योंकि 2 है ना, तो 2 देगा। क्यों? क्योंकि H2SO4 टूटेगा तो 2H+ बनेगा। देखो देख लेते हैं ये कैसे बनता है। ऐसा ये बनता है 2H+ प्लस SO4 2-, ठीक है, यही बनता है ना। तो देखो 2H+ मिल रहा है, पानी में जाएगा तो कितना बन जाएगा? 2 × H3O+ बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर यहां पर मुझे दिया हुआ है 2 × कंसंट्रेशन देवन है तो 3 × 10⁻⁻2 नॉर्मल, तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻⁻2 नॉर्मल। और मुझे पता है कि pH इज इक्वल टू क्या होता है? -log ऑफ H+ कंसंट्रेशन, यही होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूं क्या? चलो अभी बता दूंगा, ठीक है, आगे चल के यही होता है ना। अब मुझे तो pH निकालना है। pH कितना है देखो यहां पर, इसको देखो, ये हो जाएगा -log 6 × 10⁻⁻2, यही हो जाएगा। क्लियर है? इसको अब जरा सॉल्व करो। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये ऐसा बन जाता है, B जो है ऐसा दिखेगा, ये log A इंटू क्या है आपके पास? B है, मान लेते हैं B है, ठीक है, ऐसा। तो ये जो लगभग है इसकी पावर भी है ना, -m मान लेते हैं। तो ये जो आपको दिखेगा ये कैसा दिखेगा? m -log A, ये ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला ही होता है, इसको सॉल्व करके भी अभी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसमें मत कंफ्यूज हो जाओ। चलो, तो ये जो है आपको कैसा दिखेगा? ये दिखेगा 2 - log 6, 2 - log 6, ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे। log 6 की वैल्यू लगभग 0.6989 से ऊपर ही आएगी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि log 5 की 0.6989 होती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका pH आएगा। लेकिन मैं आपको ये बहुत अच्छे सब प्रेम बताना चाहता हूं कि ये जो तरीका है ना, ये बहुत गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी में हम नहीं निकालते, हम मोलैरिटी में निकालते हैं। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सर? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये होता है। मेरे पास नॉर्मेलिटी तो है, मुझे मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू इक्विलिब्रियम वेट डिवाइडेड बाय, ये कितना है आपके पास? देखो ये मोलर मास। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे? मास अपॉन वैलेंसी। चलो H2SO4 काउंट करो, H2SO4 ये कितना हो गया? 16 × 4 64, ठीक है, 64 लगभग 32 लगभग 2, यही कुछ होगा, ठीक है। तो ये कितना दिख रहा है? 98, ठीक है। तो देखो 98 और इक्विवेलेंट वेट में डिवाइड किससे करते हैं? वैलेंसी से करते हैं। तो वैलेंसी से डिवाइड करोगे तो कितनी वैलेंसी आएगी? देखो किसी एक की देख लो, 2H+ मिल रहा है ना, तो 2 वैलेंसी। यहां पर H2SO4 कितना है? 2- है ना, तो 2 वैलेंसी डिवाइड बाय 2 49 हो गया।
चलो सॉल्व करते हैं इसको। मोलैरिटी कितना आएगा फिर, नॉर्मेलिटी कितना दिया था आपको, ये दिया था 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू इक्विवेलेंट वेट था 49 डिवाइड बाय मोलर मास था 98, तो ये हो गया 1/2, ये चला गया 1.15 टाइम, 1.5 टाइम। क्लियर है? तो मोलैरिटी अब आपकी आ गई 1.5 इंटू 10 की पावर -3। अब यहां से सॉल्व करो, सेम प्रोसीजर यहां पर फॉलो करा जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे सर, करके दिखा दो। देखो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर -3, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये हो जाएगा 3 माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 माइनस हो जाएगा ये। अब एक चीज और, क्या, ध्यान से देखना, ये जो आपके पास दिख रहा है लॉग, यहां पर अब क्या पुट करोगे आप, ये 2 इंटू 2 का करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि H2SO4 2 आयन दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब इसको जरा सॉल्व कर लो, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 3 माइनस 0.47, लगभग इतना आएगा 477, तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये जाएगी 2.5, तो ये जाएगा pH। तो pH को ऐसे निकालना है। क्लियर है? बार बार बोल रहा हूं, नॉर्मेलिटी से नहीं निकालना है, मोलैरिटी से निकालना है। उसका बहुत अच्छा फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, ये रहा फॉर्मूला, ऐसे सॉल्व करा जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? चलो अब दूसरा देखें। लगभग इसकी वैल्यू को मिला लेना एक बार, इतना आपका pH तो आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू को एक बार आप भी देख लें। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको अच्छे से। क्लियर है ना? मैं आपको बाद में वापस भी करा दूंगा। ये 1.5 से 3 कैसे हो गया, मैंने इंटू 2 का कर दिया यहाँ पे, है ना? क्यों? क्योंकि 2 H+ निकल रहे हैं। चलो आगे, 0.005 मोलर, चलो लिखते हैं 0.005 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कोई सीन नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। क्या करना है, इसमें अपन निकाल लेते हैं, POH निकाल लो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं POH? अरे हम सबको पता है ना, दोनों के दोनों किसके इक्वल होते हैं। देखो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं POH प्लस POH प्लस, तो दोनों के दोनों KW के इक्वल ही तो होंगे, इनटू में KW के इक्वल ही तो होंगे, तो वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। चलो सॉल्व करते हैं इसको बहुत अच्छे से। कैसे सॉल्व होगा, ये सेम होगा, माइनस लॉग ऑफ OH, कंसंट्रेशन कितना आएगा, 5 इंटू 10 की पावर -3, यही होगा ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, कोई दिक्कत है ना? बढ़िया है। चलो अब इसको जरा सॉल्व कर लो POH को, तो कैसे दिखेगा आपके पास, ध्यान से देखना। ये कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -3, तो POH ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 होगा, 3 माइनस log 5 कितना होगा, log 5, ऐसा 3 माइनस log 5 ऐसा दिख रहा है। बताओ तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.6989 -3, तो ये लगभग 2 के करीब बना रहा है। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, फिर आप किससे निकालोगे, pH से निकालोगे। pH क्यों निकालना है ना हमको, क्योंकि हमको pH निकालना है। pH अपन को H+ कंसंट्रेशन में निकालना है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा POH को pH+ से। ठीक है, तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। देखो अब ये वाली जो कंडीशन है अपनी पीछे जो आई थी, इस कंडीशन में आप क्या करोगे। ठीक है, आपको क्योंकि pH निकालना है, POH नहीं निकालना है, तो ध्यान रखना। देखो ऐसे, या तो आप, हमको निकालना है pH, ठीक है, और हमारे पास POH गिवन हो, ये हमें गिवन हो, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब उस कंडीशन में क्या करोगे, ये वाला जो तरीका है ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इतना करके आओगे तो अधूरा स्टेप है। कैसे, ध्यान से सुनो। एक अपन इक्वेशन जानते हैं कि KW इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, KW इज इक्वल टू होता है आपका कौन सा, Ka इंटू KB तो होता ही है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है, यही होता है। अब दोनों साइड अगर मैं नेगेटिव लॉग ले लूं, माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H+, और क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में और लॉग की प्रॉपर्टी है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ठीक है, और इसको ही मैं लिख सकता हूं क्या, pH, और इसको ही मैं लिख सकता हूं क्या, POH,
और अगर माइनस लॉग है और KW की वैल्यू कितनी होती है, KW की वैल्यू होती है 10 की पावर -14, तो और 10 की पावर -14 है, लॉग है, log 10 तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 14 वैल्यू। ठीक है, तो या तो आप यहां से निकाल लो, या तो आप यहां से निकाल लो। ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस का साइन है, ठीक है, एडिशन का साइन है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई अब। ठीक है, ये प्लस है। ठीक, या तो आप यहां से निकाल लो, POH की सारी वैल्यू निकाल लो, फिर 14 से माइनस कर दो, या तो एक और तरीका है, देखो एक और तरीका है, कौन सा वाला, स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर लो, स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर लो। कैसे कि NaOH था ना, NaOH का जो कंसंट्रेशन था वो 5 × 10 की पावर -3 था, चेक कर लेते हैं, 5 × 10 की पावर -3 था। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि OH माइनस और H+ का जो एक मल्टीप्लीकेशन होता है वो 10 की पावर -14 होता है। ठीक, और हमें तो पता है कि अगर NaOH है तो एक OH देगा, एक NaOH होगा तो एक OH देगा। अब यहां पर 5 × 10 की पावर -3 है तो कितने देंगे, 5 × 10 की पावर -3 है तो H+ की वैल्यू निकाल लो, इज इक्वल टू 10 की पावर -14 डिवाइड बाय, यहां पर हो जाएगा 5 × 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 10 की पावर 11 × 0.2, ये हो गया। तो अब यहां से pH निकाल लो, यहां से pH निकाल लो, ये H+ की वैल्यू आ गई, यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, देखो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अपनी वैल्यू क्या आ रही थी, अपनी वैल्यू आई थी 3 - 0.6, तो लगभग 2 के करीब बनाएगी। 14 से माइनस करोगे और 2 पॉइंट कुछ में आएगा तो वो लगभग आपकी वैल्यू 11 पॉइंट करीबन आएगी। ठीक है, तो मैं अप्रोक्स अगर लिखना चाहूं तो POH फॉर प्रीवियस सॉल्यूशन, ठीक है, तो कितना जाएगा, POH की वैल्यू हमारी आई थी 3 - 0.6989, pH निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 14 - 2 के पॉइंट में लगभग आएगा, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, 5 के करीबन लगभग इतना ही आएगा, 2.4 लगभग। ठीक है, तो अप्रोक्स आपकी जो वैल्यू है वो 11 के आएगी, जो pH है वो 11 आएगा, यहां से भी और यहां से भी। अब यहां से भी सॉल्व करोगे तो सेम आएगा, क्यों, pH क्या होता है, माइनस लॉग होता है ना, माइनस लॉग ऑफ 0.2 × 10 की पावर -11, यही होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो जरा। ठीक है, तो 11 तो आपको यही दिख रहा है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, क्या याद रखोगे, 11 तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, लेकिन 0.2 है, तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो 10 की पावर 12 भी लिख सकते हो। तो कैसा दिख जाएगा, ये सॉल्व कर लो। देखो भाई, न्यूमेरिकल को ना इजी बनाना पड़ता है, होते बिल्कुल नहीं है, बनाना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस, ठीक है, log 2 की वैल्यू बता दो जरा कितनी होगी, log 2 की वैल्यू यहां पर, तो ये भी अप्रोक्स 11 ही आएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से करोगे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये जो एक एक्सप्रेशन है ये होता है, इससे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं pH को लेके जिसके बारे में अपन बात करेंगे, कैलकुलेशन उनके ही अकॉर्डिंग अपन को करना है। क्लियर है, इतना लिखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, फिर आगे चलते हैं। ये बार आप करा, चलो अब अलग अलग कंसंट्रेशन पे pH का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना। अगर यहां पर कंसंट्रेशन H+ का कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोलर से कम है, कम का मतलब क्या है सर, यहां पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये कम होगा, बताओ यही कम होगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से सुनो, अगर यहां पर देखो H का कंसंट्रेशन बड़ा है, ध्यान से देखना, H का जो कंसंट्रेशन है बड़ा है, कब मतलब कब होगा, 2 होगा, 10 की पावर -3 होगा, 10 की पावर -1 होगा, या फिर 10 की पावर -4 होगा। मतलब भैया छोटी वैल्यू होगी तो कंसंट्रेशन बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है ऊपर। ठीक है, चलो अब इसका अगर कंसंट्रेशन बड़ा है इस टर्म से, 10 की पावर -6 के ही बेस पर अपन सब देख रहे हैं ना, 10 की पावर -6 को बेस मानो, इसके सब अपन देख रहे हैं। चलो समझते हैं आगे ना। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, बहुत इजी कैलकुलेशन, जैसा पहले करते हैं वैसे ही होगा। जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपना दे के रखा है 10 की पावर -3, तो क्या करोगे, माइनस लॉग का इंटू कर दो, सेम ही अपन बना ही रहे हैं, माइनस लॉग H+, तो ये तो pH हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा, log 10 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू, ये इसको क्या बोल सकता हूँ, pH बोल दूं, ये pH, तो pH कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऐसे होगा कैलकुलेशन। सर ये तो पता था, लेकिन अब देखो ये वाला केस तो बहुत इजी है,
ये वाला केस बहुत इजी है। दूसरा केस ध्यान से समझना, अगर आपका जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो अब छोटा हो गया 10⁻⁻6 मोलर से, छोटा मतलब 10 की पावर जो माइनस है वो बड़ी हो गई, ऐसे समझो, छोटा मतलब कि बड़ी वैल्यू, ठीक है, इसमें ऐसा समझना नेगेटिव के केस में। मतलब कितना हो गया सर, 10⁻⁻7 हो जाए, 10⁻⁻8 हो जाए, 10⁻�9 और सो ऑन, ऐसे मतलब ऊपर बढ़ता जाए, ऐसा 10 की जो नेगेटिव है वो ऊपर बढ़ता जाए। अब इसके कंडीशन में कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं, अगर मैंने H प्लस का कंसंट्रेशन आपको निकालने आ गया 10⁻⁻8 का, चलो pH बताओ, चलो pH बताओ, तो क्या करोगे, ध्यान से देखना। अब इस केस में, इस वाले स्पेशल केस में वाटर का H प्लस काउंट होगा, H प्लस ऑफ वाटर, वाटर का H प्लस काउंट होगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ये वाला H प्लस जो कि गिवन है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, पूरा लिख लूंगा पहले, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो कि पानी देगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला, ये वाटर का, और ये जो कि हमें गिवन है। सर इस केस में क्यों नहीं करा, इस वाले केस में क्यों नहीं करा, ध्यान से देखना, यहां पर क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है, इसकी वैल्यू बड़ी है, और वाटर का H प्लस कितना होगा, 10⁻⁻7 होगा। सर कैसे पता, बताता हूं, देखो हमको पता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ H प्लस, या फिर मैं बोलूं H3O प्लस, ठीक है, और किसके साथ, OH माइनस के साथ टोटल 10⁻⁻14 होता है। तो अगर एक का निकाल रहा हूं, एक का, तो कितना होगा, H3O प्लस, या फिर इसको ही मैं लिखूं H प्लस का जो प्रोडक्ट है वो होता है 10⁻⁻7। भैया सुनो, 10⁻⁻14 बना कैसे है, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 इन जब का प्रोडक्ट हुआ है तब जाके ये बना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दिया। अब ध्यान से देखो, इस वैल्यू के सामने जो आप निकाल रहे हो 10⁻⁻8, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बड़ी वैल्यू हो गई, इससे बड़ी वैल्यू हो गई ना, तो बड़े को कैसे नेगलेक्ट कर दोगे, वो तो आएगा ही आएगा ना सामने। लेकिन इस वाले केस में हमने क्या पाया, 10⁻⁻3 इज बिगर देन 10⁻⁻7, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, और इसलिए मैंने इसकी वाटर की जो H प्लस की वैल्यू इसमें शामिल नहीं करी। क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर, हाँ बोल देना जल्दी से कमेंट में, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो अपना बन के आ गया है ना, इज इक्वल टू, ये आ गया H प्लस, हमको H प्लस से मतलब नहीं, pH निकालना है, pH के लिए माइनस लॉग का इंटू करना पड़ेगा, तो लिख सकता हूं मैं pH माइनस लॉग का इंटू हो गया ना, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻8 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻7, ठीक है ना, क्लियर। कंसंट्रेशन मतलब में जो कि गिवन था वो वाला लिखा है ना। अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 10⁻⁻8 अगर मैंने कॉमन ले लिया, लॉग 10⁻�8 को अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये अपॉन में आएगा, एक वैल्यू ज्यादा बच जाएगी, ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 10, ये हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻8 11, यही होगा, यही होगा, 11 हो जाएगा ये। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो भाई बहुत इजीली, क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला ही बन गया लगभग, देखो कैसे, ये बन गया pH इज इक्वल टू, माइनस है लिख दिया माइनस, ठीक है, ये हो गया 11 × 10⁻⁻8 हो गया, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस लॉग की भी जरूरत नहीं है वैसे, 10 के बेस लग गया तो 1 हो जाएगा वो, ठीक है। तो 8 माइनस लॉग 11, अब इसको कैलकुलेट कर लेना जरा pH, ठीक है। और इन कंडीशन में ज्यादातर जो आपका आंसर आएगा वो 7 के अप्रोक्स आएगा, 6.9 के अप्रोक्स आएगा ऐसी कंडीशंस में। क्लियर है सर। अगर इक्वल वाला आ गया, कौन सा, अभी तो अपन ने ये बताया, एक बार आपने बताया कि भाई ये H प्लस बड़ा है, एक बार आपने बताया कि H प्लस छोटा है। अगर सर ये आ गया कि 10⁻⁻6 मोलर का निकालना है तो क्या करेंगे, अरे तो भी यही करना,
तो भी यही करना, नेगलेक्ट कैसे ही कर दोगे, ठीक है ना। 7 और 6 में ज्यादा अंतर नहीं है ना, तो सेम ही रख देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। क्लियर, समझ में आ गया। तो आप कब कैसा करोगे, कंसंट्रेशन अगर छोटा सू है, छोटू सा है, किससे 10⁻⁻6 से, तो ऐसा करोगे। नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, बड़ी वैल्यू कभी नेगलेक्ट नहीं होती है, और 10⁻⁻7 इज बिगर देन 10⁻⁸। सेम केसेस में है, लेकिन यहां पर आप बड़ी वैल्यू क्या हो गई, बड़ी वैल्यू ये वाली है जो अपन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है ना, समझ में आ गया। इक्वल में भी सेम केस ऐसे ही फॉलो करोगे। क्लियर, ठीक है। चलो इतना लिखो, फिर एक और केस देखते हैं। चलो अब दूसरा केस है, अगर आपके मिक्सचर की बात कर लिया कि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड को आपने मिला दिया, तो बताओ क्या आएगा, पीएच क्या होगा, कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा, ये सब तो कैसे निकालोगे आप। बहुत सही है, देखो एनवीएम से याद रखो, एनवीएम, अरे वी तो लिखा ही नहीं, देखो भाई ऐसे याद रखना, एनवीएम प्लस टोटल वॉल्यूम, ऐसे एनवीएम प्लस माइनस एनवीएम डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, एनवीएम दोनों सेम क्यों लिखे, समझाता हूं। अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास दोनों के दोनों मिक्सचर जो वो एसिड है, तो आप प्लस लगाओगे। अगर दोनों के दोनों बेस है, तब आप प्लस करोगे। अगर यहां पर एसिड और बेस है, तो नेगेटिव आएगा। समझाता हूं अच्छे से, ध्यान से देखना। एनवीएम क्या है, N1V1 M1 इंटू N2 V2 M2। ये क्या है, यहां पर समझो, ये है मास, ये है वॉल्यूम, ये है एन फैक्टर। ठीक है, ये आपका ये m जो है, मैं बता देता हूं फिर से, मास बोला ना मैंने, ये मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड, ये क्या है, एन फैक्टर ऑफ सेकंड। ठीक है, सेम चीज इसमें ही है, ये वॉल्यूम्स हैं आपके, वॉल्यूम कैसे समझेंगे बताता हूं। मैं मान के चल रहा हूं ऐसा, एक मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, बीटर तो नहीं, सिलेंडर दिख रहा है, और एक और मेरे पास दूसरी चीज है जिसका नाम ये आप बता दो, कोनिकल फ्लास्क मान लो इसको। ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर है H2SO4 और इसके अंदर भी एक एसिड है जिसका नाम है HNO3 मान लो, या फिर HCl मान लेते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कंसंट्रेशन बताओ, पीएच बताओ, क्या करोगे, कंसंट्रेशन बता दो सबसे पहले। तो क्या होगा, मैंने क्या करा है, इसका कंसंट्रेशन था 0.5, या फिर मैं सिंपल के लिए 4 मोलर लेके चल रहा हूं, इसका 2 मोलर लेके चल रहा हूं। वॉल्यूम किस में है, ये 50 ml में है, और ये भी कितना है, 30 ml है, छोटू सा है। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, मिक्सचर बना दूं, अभी तो इंडिविजुअल है ना, ऐड कर दूं, तब क्या हो जाएगा ये वैल्यू, तब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n, मतलब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। यहां पर अगर मैंने HCl को तोड़ा तो कैसे टूटता है, H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, एक आयन दे रहा है, एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ आयन समझ लो आप तो। ठीक है, जैसे कि H2SO4 कितना देगा भैया, 2H प्लस देगा, और प्लस SO4 2 माइनस देगा। ठीक है, तो मतलब 2 आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है, तो क्या हो गई, एन फैक्टर ऑफ H2SO4 2 हो गया, एन फैक्टर ऑफ HCl 1 हो गया, क्यों, आयन 1 दे रहा है, ऐसा समझेंगे। ठीक है, अब देखो कई लोग कंफ्यूज किसमें होते हैं, जिसमें नहीं होना चाहिए, कि ये आयन सर 2 दे रहा है, कैसे, ये भी तो एक आयन है H प्लस, और ये भी एक आयन है Cl माइनस। नहीं भैया, एक को बस कंसिडर करो। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि दोनों आयन है, लेकिन कितने निकले, एक निकला इसके समझो H2SO4, इस H2SO4 H कितना निकले एक बार में, 2 निकले। टोटल मत गिनने लगना कि 2 ये निकले 4 हो गए, ऐसे नहीं, या तो इसको देखो या तो इसको देखो एन फैक्टर के में। ठीक है, एक को देखना है बस, क्लियर है, तो एन फैक्टर ऐसे निकालेंगे। अब क्योंकि दोनों के दोनों एसिड हैं, एसिड 1 प्लस एसिड 2 हो रहा है, तब क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगाओगे N1V1M1 प्लस N2V2 M2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, क्लियर है। चलो अब अगर दोनों के दोनों बेस हैं, बेस 1 प्लस बेस 2, तब क्या करोगे, तब भी सेम ही लगेगा, कौन सा, N1V1 प्लस M1 प्लस N2V2 प्लस M2
मतलब इंटू M2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, अब एक चीज और, कैपिटल N मैंने लिखा है तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भैया, नॉर्मेलिटी नहीं है, N फैक्टर है, बोलो तो स्मॉल लिख दूं, समझ जाओगे ना। ठीक है, तो ये कब है, जब दोनों के दोनों बेस हों। अब एक बच्चे का डाउट आया था मेरे पास आज डाउट सेक्शन में, उसने मेरे से ये पूछा था कि सर यहां पर प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। ठीक है, तो सही कंसर्न था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर दोनों चीजें हैं जिसको मिक्स करा जा रहा है वो दोनों सेम है, एसिड एसिड है, बेस बेस है, तब आप प्लस लोगे। लेकिन अगर आपको कंडीशन कुछ यूं दिख जाए, एसिड एक हो, एसिड 1 प्लस बेस 2 सेकंड वाला हो, तो इसमें दोनों अलग हो गए, प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन वाली होगी, अलग प्रोसेस होगी, एक दूसरे को न्यूट्रल करना चाहेगा, आयंस कम होंगे। अगर इसमें H प्लस ज्यादा है, इसमें OH माइनस ज्यादा है, ठीक है, तो लगभग न्यूट्रल करना चाहेंगे वो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, N1V1 M1 माइनस M2 V2 M2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। यहां तो प्लस ही होगा, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो N2 V2 M2 माइनस N1 वो आप अपने हिसाब से लेना है। ठीक है, नेगेटिव तो कंसंट्रेशन आ ही नहीं सकता, याद रखना ये बात। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको ऐसी चीजों को पुट करना है, ये बात है मिक्सचर की। पहले मैं क्या करूं, यहां पर HCl हो जाए और यहां पे मैं NaOH ले लूं, ऐसा ले लूं, NaOH NaOH, तब यहां पर क्या होगा, अब नेगेटिव होगा, उधर अब नेगेटिव होगा। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब कई बार क्या होता है, कंसंट्रेशन पूछ लेता है जब दोनों चीजें सेम हो। कंसंट्रेशन तब कौन सा लगाओगे, तब लगाओगे M1V1 इंटू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये वाला लगाओगे। मतलब कि उसने क्या करा है, देखो इसको भी कंडीशन बता देता हूं आपको कि कैसे होगा, ये कब होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, ठीक है, दो कंडीशंस हैं, M1V1 और M2V2 वाली। अब वॉल्यूम पूछ लेता है कभी कभी, या तो वो पूछ लेगा कि कंसंट्रेशन बता दो। देखो यहां पर एक कंसंट M1 है, ये V1 है, ये M2 है, ये V2 है, ये मान लेता हूं HCl है। अब हो सकता है वो सेम टेम्परेचर पे पूछ ले। ठीक है, कि जब मैंने कुछ नहीं करा था, इसका कंसंट्रेशन 25 मोलर था। ठीक, अब मैंने क्या कर दिया है, इसके अंदर क्या मिला दिया, या तो पानी मिला दिया या तो सेम एसिड मिला दिया, जो कि कितना है 20 ml है। अगर सेम हो जाए तो यहीं प्लस कर देना। अब अगर दूसरी चीज ऐड हो रही है तो यहां प्लस करना, क्योंकि अलग है, वॉल्यूम अलग हो जाएगा इसका 30, यहां पे आपको निकालने दे देगा कि ये वॉल्यूम लगाओ। तब क्या लगाओगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा ये वाला। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो, ये वाला मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, उसमें मत कंफ्यूज होना। ठीक है, चलो इतना लिखो, कब माइनस कब नेगेटिव आपको पता है। अब एसिड बेस अलग है तो माइनस, एसिड एसिड है, बेस बेस है तो प्लस। क्लियर, चलो आगे देखो। अब ये एक ऐसा केस है जो कि आपको बहुत जगह लग सकता है, और कई कई जगह पे क्या चीजें नेग्लेक्ट कैसे होती हैं, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। चलो, फॉर वीक मोनो एसिडिक एंड मोनो बेसिक, सबसे पहले हाईलाइट कर लो इसको, वीक की बात चल रही है। ठीक है ना, वीक मतलब कभी टूटेगा कभी नहीं टूटेगा। एग्जाम्पल ले लें क्या, चलो देखो Ha अगर है, एसिड की बात चल रही है, HB भी ले सकते हो, बेस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा, देखो H प्लस प्लस A माइनस, ऐसे ही टूटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूं CH3 COOH, ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, जैसे क्या देगा, ये देगा CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, ये एक वीक है। और अगर वीक है तो दो एरो से दिखाना पड़ेगा, अगर स्ट्रांग है तो सिंगल एरो। क्यों, क्योंकि सिर्फ वो टूटता ही रहेगा, जुड़ेगा नहीं, है ना। समझ में आ गया। चलो, अब इसके लिए कैसे लिखा लोगे। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछता है इसमें, ठीक है, डिसोसिएशन पूछता है इसमें, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। ठीक है, चलो समझते हैं। अब इसके लिए अगर मैं निकालना चाहता हूं तो इनिशियली मैं मान के चल रहा हूं टाइम इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, इससे समझ रहे हैं, है ना।
टाइम इज इक्वल टू 0 पर ये 0 हो, ये क्या होगा, ये 1 होगा, तो कंसंट्रेशन C मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब देखो 2-3 चीजें मैं लेके चलूंगा यहां पे ना, कि C फॉर कंसंट्रेशन लेके चल रहा हूं मैं, C फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, जो अल्फा होगा वो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ लेंगे अपन इसको, डिसोसिएशन है। चलो समझते हैं कि इनिशियली C था, तो अब क्योंकि प्रोडक्ट तो बने ही नहीं होंगे तो वो 0-0 होंगे, पता है सबको ये बात। तो अगर ये कंसंट्रेशन C है तो प्रोडक्ट तो बने ही नहीं है, तो अब क्योंकि अब टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर आ गया है, तो कंसंट्रेशन C में से C अल्फा कम हो गया होगा, यहां पर क्या बनेगा, C अल्फा बनेगा, यहां पर भी C अल्फा बनेगा। ठीक है, आगे कुछ नहीं तो इधर कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं तो इधर कुछ नहीं, अगर 2 होता 2 लिखता, 3 होता 3 लिखता, 4 होता तो 4 लिखता, 4C अल्फा, लेकिन कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चलो एक काम करो, K की वैल्यू निकालो, K क्या हो जाएगा, फिर K आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ C अल्फा डिवाइड बाय C माइनस C अल्फा, C प्लस C कॉमन, देखो ये कितना हो जाएगा, C अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C 1 माइनस अल्फा। यहां तक क्लियर? ठीक है, तो ये क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, एक C से तो एक C कैंसिल हो गया, तो C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू C तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू K बचा। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर? अरे एक C से एक C कैंसिल हो गया तो स्क्वायर हट गया, C अल्फा स्क्वायर बचा, 1 माइनस अल्फा बचा। अब ध्यान से सुनो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर वीक मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक अल्फा बहुत ही कम होता है। अल्फा क्या होगा भैया, बहुत ही कम होगा, क्या, छोटा सा 1 से। क्यों? क्योंकि टूटता ही बहुत कम है। अल्फा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो अल्फा बहुत ही कम टूटेगा 1 से, तो इसको कर दिया जाता है, अल्फा हो जाता है नेग्लेक्ट, अल्फा हो जाएगा नेग्लेक्ट, लगभग 0.000 में टूट रहा होगा, तो नेग्लेक्ट कर दो इससे अच्छा। तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या मिलती है, K इज इक्वल टू आपको मिलता है C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये बच गया 1। क्लियर है? तो देखो अब यहां से मैं K निकाल रहा हूं, तो K इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू निकालो जरा, अल्फा यहां पर डिवाइड बाय C, ये हो गया अंडर रूट में, K डिवाइड बाय C इज इक्वल टू अल्फा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, K कांस्टेंट ही है तो 1 अपॉन समझ लो, 1 अपॉन C। ठीक है, तो अल्फा की जो वैल्यू है मैं देख पा रहा हूं वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो याद रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर है? ये हमको दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये समझ लो, ओस्टवॉल्ड ने यही बोला था कि यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली proportional to square root of its concentration, of the concentration लिख लेना, इट्स मत लिखना। ठीक है, कंसंट्रेशन के क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? अब देखो एक और चीज, अब क्या मैं डाइल्यूशन करूंगा तो क्या बढ़ेगा, क्या यहां पर आपका अल्फा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसको निकालने का तकनीक समझो। देखो अपनी एक्सप्रेशन क्या आया, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं ना चलो अलग से बना लेते हैं, एक अल्फा को मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं। ठीक है, तो अल्फा ऐसे समझ लेते हैं इसको। ठीक है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C है अंडर रूट के, तो मैं C को क्या लिख सकता हूं, देखो C कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम है। फॉर 1 मोल N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 1 अपॉन V। ठीक है, यहां पर पुट करो तो क्या दिखेगा, अल्फा जो है वो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। ठीक है, अल्फा की जगह मैं DOD लिख देता हूं तो कंफ्यूज नहीं होगे, दो ऐसा सेम दिख रहा है, DOD। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या दिख रहा है, जो ओस्टवॉल्ड ने कहा था कि जो आपका
स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? ये नीचे है ना भैया, देखो ये ऐसा दिख जाएगा। देखो अब इसमें अगर मैं पुट कर रहा हूं तो ये दिखेगा अंडर रूट v अपॉन सी, v अपॉन 1, n की वैल्यू 1 हो गई ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन, ऐसे लिख सकते हो। डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के। क्लियर है? तो ये कुछ एक्सप्रेशन आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत, इनसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। इससे न्यूमेरिकल आते तो छोड़ के तो अपन को कुछ जाना ही नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये था पीएच कैलकुलेशंस में। कुछ और कैलकुलेशंस जिसमें अपन थोड़ा सा अलग भी समझा है, पीएच के बारे में भी समझा है। जैसे क्या क्या समझा भाई? ये तो अपना हो गया था, पीछे अपन ने ये देखा था बेस और एसिड के बारे में, ठीक है। पीएच में एसिड बेस के ही बारे में आपको पूछा जा सकता है, और ये वाला अपना थ्योरी देखा था। क्लियर है? समझ में आ गया? बस इसको अच्छे से करके रखना। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि नीट में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, और मैं आपको बता दे रहा हूं बहुत इजी है। इसमें इतना, वैसे तो आपके बहुत सारे चैप्टर हट ही गए हैं, है ना। अब इतना इजी चैप्टर अगर छोड़ के जाओगे तो फिर क्या ही है। बस नोट्स निकालो, पढ़ते रहो ना, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूलेस को देखते रहो। के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, H प्लस H3O प्लस इज इक्वल टू KW, OH माइनस वगैरह, ठीक है। तो वो सब आपको बस इतना इतना सा तिनका याद रखोगे, समुंदर भी आपका भर जाएगा। तो बस अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट, जहां पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।